हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये इसमें से आपको कई सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं स्टेटमेंट वाइज। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इसमें कवर करनी है जो आपके एग्जाम में पहले भी पूछी जा चुकी हैं और आगे भी पूछी जाएंगी। तो स्टेटमेंट वाइज इसमें से बहुत सारी चीज़ें भी निकल के आएंगी। और जो वायुमंडल का स्तर होता है, जो अलग अलग लेयर्स होती है, उसमें कहाँ पे तापमान बढ़ता है, कहाँ पे घटता है, किस लिए ऐसा होता है, तो ये सभी चीज़ें भी इसमें कवर करेंगे। यूपीपीसीएस आरओ वीडियो कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके पूरी डिटेल ले सकते हैं, जिसमें आपको एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज़ वगैरह दी जाती है। जितने भी शॉर्ट नोट हैं सब आपको उसी में प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वायुमंडल का संगठन, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये तो नॉर्मल है, आपको कई बार ये चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी इसमें अभी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखेंगे जो आपके एग्जाम में यूपीपीसीएस के लेवल पे पूछी जाती हैं। अब इसमें भारी गैसेस कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, जो कि 78.03% पाई जाती है वायुमंडल में, और ये भारी गैस है। अब एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए कि नाइट्रोजन को जो पौधे ग्रहण करते हैं वो कौन से पौधे होते हैं। तो होते हैं लेग्यूमिनस पौधे, लेग्यूमिनस कुल के पौधे होते हैं। और यही वो पौधे हैं जो द्विबीजपत्री होते हैं। जो मटर वगैरह है या फिर कोई भी दलहनी फसल होती है, वो सभी पौधे जो है लेग्यूमिनस पौधे होते हैं, जिनकी जड़ों में जो गांठें पाई जाती हैं, और गांठें जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करके उसके बाद मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती हैं। इसके अलावा इन पौधों के अलावा शैवाल भी जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। ये भी नाइट्रोजन जो है वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। शैवाल जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। अब तो ये हो गई नाइट्रोजन की बात। सेकंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन, जो कि 20.99% है। तो पूछा जाए कौन सी दो गैसें जो हैं वायुमंडल में सबसे मतलब जो 99% पाई जाते हैं, तो यही दोनों गैसेस हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि 99.02% पूरे वायुमंडल में पाई जाती हैं। अब थर्ड नंबर पे आती है आर्गन गैस, जो कि 0.93% होती है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न हो जाता है अक्सर कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड आती है फिर की आर्गन आती है। तो पहले आर्गन गैस आती है 0.93%, और इसी का काम होता है पराबैंगनी किरणों को रोकना। तो पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम ये जो है आर्गन गैस करती है। और ये वायुमंडल में किस सीमा में पाई जाती है। तो ये 15 से 35 किलोमीटर वाली सीमा में पाई जाती है समताप मंडल में। वैसे तो ये 15 से लेकर 50 किलोमीटर तक होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा सघन इन्हीं इतनी दूर में होती है। 15 से 35 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा सघनता से पाई जाती है। तो ये होती है 0.93%। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर, जो कि 0.03% पाई जाती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जिनसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सौर विकिरण के लिए पारगम्य होती है और पार्थिव विकिरण के लिए अपारगम्य होती है। ये सीधी सी बात है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के इसको लिखा है। सौर विकिरण जो हमारी लघु तरंगें आती हैं पृथ्वी पर, सूर्य से पृथ्वी पर जो तरंगें आती हैं उन्हें लघु तरंग विकिरण कहते हैं। तो उनको तो पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन जो ये हमारी जो पृथ्वी से निकलने वाली तरंगें हैं जो वापस जाती हैं, जिसे कहते हैं दीर्घ तरंग विकिरण, उनके लिए ये अपारगम्य हो जाती है, मतलब उनको नहीं जाने देती हैं। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, और ये सौर विकिरण के लिए पारगम्य है, पार्थिव विकिरण के लिए मतलब पृथ्वी से जाने वाली विकिरण के लिए अपारगम्य है। फिर आता है हाइड्रोजन गैस, जो कि 0.01% होती है। अब आगे बात करेंगे हल्की गैसों की। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए, जो आर्गन है, पूछा जा सकता है कि जितनी भी अक्रिय गैसें हैं उनमें से कौन सी गैस ऐसी है जो कि भारी गैसों में आती है। तो आर्गन गैस जो है ये भारी गैसों के अंतर्गत आएगी, और बाकी की जो गैसेस हैं वो हल्की गैसेस के अंतर्गत आती हैं। जितनी भी वायुमंडल में हल्की गैसेस, अक्रिय गैसें हैं, वो यहाँ पे हल्की गैसों के अंतर्गत आती हैं, आर्गन को छोड़कर। तो इसमें नियॉन आती है, सबसे पहले नियॉन, फिर हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन। अब इसमें इसी क्रम में याद रखिए, कितना परसेंट है इसका वो याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका क्रम सबसे ज़्यादा नियॉन, फिर हीलियम, नियॉन के बाद हीलियम, फिर क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन। नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इसी ऑर्डर में याद रखना है। आगे बात करेंगे ये चीज़ें जो अक्सर पूछी जाती हैं। ये वायुमंडल का पूरा चीज़ें बनी हैं, जितनी लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल की बात करते हैं। क्षोभ मंडल में जितनी भी, आपने कई बार ये देखा होगा, जितनी भी वायुमंडल से संबंधित घटनाएं होती हैं, जो मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं, सब यही होती है। बादल बनना, बिजली का जो कड़कना, या फिर बारिश होना, सब इसी मंडल में होता है। इसे ट्रोपोस्फीयर भी कहा जाता है। इंग्लिश वाला कभी कभी देवनागरी लिपि में लिख दिया जाता है, ट्रोपोस्फीयर सीधे सीधे हिंदी में लिखा रहता है। तो दोनों चीज़ याद रखना है। ट्रोपोस्फीयर जो है ये सबसे निचला वाला मंडल है, और इसमें क्या क्या होता है, ये 0 से लेकर 8 किलोमीटर, 8 से यहाँ पे 18, 8 से 18 इसलिए है कि ध्रुवों पर ये 0 से 8 किलोमीटर होता है। अगर विषुवत रेखा की बात करें, भूमध्य रेखा की, तो यहाँ पे ये 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक होता है। तो ये जो है 0 से 8 से 18 तक होता है ये क्षोभ मंडल।
अब इसमें 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर तापमान जो है कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? तो 165 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान कम हो जाएगा। अब यहीं पे अगर पूछ लिया जाए 1 किलोमीटर जाने पर कितना तापमान में कमी आती है, तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आएगी। 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री की कमी आएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और, ये जो कमी आ रही है इसको क्या कहा जाता है, क्या नाम दिया गया है इसको? ये ताप परिवर्तन की जो दर होती है इसे कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, या फिर सामान्य ह्रास दर, सामान्य ताप ह्रास दर, या फिर सामान्य ताप पतन दर इसको कहते हैं। सामान्यतः यही होता है क्षोभ मंडल में। आगे बात करेंगे, इसमें गर्म और शीतलता जो है किसके कारण होती है? तो विकिरण के कारण होती है, संचालन के कारण होती है, संवहन के कारण होती है। अभी विकिरण, संचालन, संवहन हम आगे भी पढ़ेंगे क्या चीज़ है ये। अन्य नाम इसका क्या है क्षोभ मंडल का? तो इसे संवहनीय मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है संवहन के द्वारा जो है ताप का जो ताप बदलता है, शीतलता बदलती है या फिर गर्म होता है, जो इस संवहन के कारण होता है, इसलिए संवहनीय मंडल भी कहते हैं। इसे विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल के दो अन्य नाम है, संवहनीय मंडल और विक्षोभ मंडल। आगे बात करेंगे, जो इसकी अंतिम सीमा होती है क्षोभ मंडल की, उसको क्षोभ सीमा कहा जाता है। ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच वाला स्थान होती है, बीच वाली लेयर होती है। यहाँ पे तापमान बिल्कुल स्थिर हो जाता है। कितना हो जाता है? जो स्थिर रहता है वो कितना रहता है? तो विषुवत रेखा पर तापमान -80 डिग्री तक पहुँच जाता है, क्योंकि घटता हुआ जा रहा है। तो विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर -80 तक पहुँच जाता है, और ध्रुवों पर -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है। क्षोभ सीमा का तापमान ध्रुवों पर जो है -45 और विषुवत रेखा पर -80 डिग्री रहता है। अब आगे आएगा समताप मंडल, जिसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। अभी तक हमने देखा था तो कि तापमान जो है लगातार कम हो रहा है। अब कम होते होते यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा समताप मंडल में, और ये जो है इस मंडल का जो निचला भाग है, मतलब यहाँ पे 20 किलोमीटर तक। वैसे तो समताप मंडल कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? इधर 8 से लेकर 50 किलोमीटर तक पाया जाता है, लेकिन निचला जो 20 किलोमीटर तक रहेगा वहाँ पे तापमान स्थिर रहेगा। बहुत कम रहेगा लेकिन स्थिर रहेगा, क्योंकि अभी तक बहुत कम बना हुआ था। अभी इस मंडल में निचली परत में अभी स्थिर हो गया है, मतलब कम नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगता है। अभी तक कम था तापमान, स्थिर कम था, लेकिन अब जो है तापमान बढ़ने लगेगा। क्यों बढ़ने लगेगा? क्योंकि ओजोन लेयर पाई जाती है यहाँ पर, जो कि पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। जब पराबैंगनी किरणों का सूर्य से आने वाली किरणों का अवशोषण करेगी तो तापमान जो है गर्म हो जाएगा। अभी तक माइनस में जो तापमान चल रहा था, स्थिर था फिर भी माइनस में था, वो पहुँच के कितना हो जाता है? 0 डिग्री। ये 0 डिग्री तापमान कहाँ पे हो जाता है? तो जो समताप सीमा पाई जाती है, समताप मंडल का जो ऊपरी लेयर होता है जिसे समताप सीमा कहते हैं, समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच का स्थान जिसे समताप सीमा कहा जाता है, वहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री तक पहुँच जाता है, मतलब बढ़ गया। नेक्स्ट बात करेंगे समताप मंडल के बाद मध्य मंडल की, जो कि कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? मध्य मंडल यहाँ 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसे कहते हैं मीजोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे तापमान में अचानक फिर से गिरावट आएगी। अभी तक जो तापमंडल में जो है 0 डिग्री तक पहुँच गया था, बढ़ते हुए जो है ओजोन लेयर के कारण जो तापमान बढ़ा था और 0 डिग्री तक पहुँच गया था, माइनस से 0 डिग्री तक आ गया था, मतलब बढ़ रहा है। उसको फिर से एक बार तापमान में गिरावट आ जाएगी, क्योंकि अब ओजोन लेयर खत्म हो चुकी है मीजोस्फीयर में। तो यहाँ पे जो है तापमान में अचानक गिरावट आएगी और तापमान जो है बहुत कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर तापमान पहुँच जाता है। -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक मीजोस्फीयर में तापमान पहुँच जाता है, जो कि वायुमंडल में जितनी लेयर्स होती हैं सबसे कम तापमान कहाँ पर पाया जाता है? तो सबसे कम तापमान मीजोस्फीयर में पाया जाता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। नेक्स्ट है, अब आयनोस्फीयर की बात करें। आयन मंडल को आयनोस्फीयर कहा जाता है। यहाँ पे ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है। अभी तक जो है हमने बात की थी मीजोस्फीयर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो कि सबसे निम्नतम तापमान है, सबसे कम तापमान मीजोस्फीयर में पाया जाता है। तो अब बढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे कम तो जा नहीं सकता। तो आयनोस्फीयर में क्या होता है? ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है। आयनोस्फीयर देखते हैं यहाँ कहाँ पे है। आयनोस्फीयर ये वाला रेंज है, ये जो है 80 किलोमीटर से लेकर 650 किलोमीटर तक आयनोस्फीयर पाया जाता है। यहीं पे उल्का पिंड, यहाँ पे रेडियो तरंगे, सभी चीज़ें यहीं पे घटित होती हैं। तो आयनोस्फीयर में जो है ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है, जो कि अभी मीजोस्फीयर में बहुत कम हो गया था, वो अब बढ़ने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियो तरंगे पाई जाती हैं। इनको जो है आयनोस्फीयर को 3-4 भाग में बांटा गया है। ये कौन कौन से हैं? तो DEFG में इसको बांटा गया है।
तो यहाँ पे डी लेयर की बात करते हैं, आयनोस्फीयर की लेयर है ये, और ये सबसे निचली लेयर है, सबसे नीचे वाले को कहते हैं डी लेयर। डी लेयर सबसे निचली है जो कि 80 से 96 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसमें जो है दीर्घ तरंग दैर्घ्य होती है और निम्न आवृत्ति वाली रेडियो तरंगें होती हैं। पूरे आयनोस्फीयर में रेडियो तरंगें होती हैं। अब किसी में कम तरंग दैर्घ्य वाली होगी, किसी में दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली, किसी में मध्यम तरंग दैर्घ्य वाली। तो यहाँ पे डी लेयर में क्या होता है, यहाँ पर दीर्घ तरंग दैर्घ्य अर्थात निम्न आवृत्ति वाली रेडियो तरंगें होती हैं। दीर्घ जिसकी तरंग दैर्घ्य तीव्र होगी उसकी आवृत्ति कम होगी, क्योंकि तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति एक दूसरे की उल्टी होती है। तो यहाँ पर दीर्घ तरंग दैर्घ्य और उसके बाद निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगी होती है। उसके बाद अगली जो लेयर है, यही चीज़ें पूछी जाती हैं। अगली जो लेयर है उसे ई लेयर कहते हैं। इसका एक अन्य नाम है, अन्य नाम अगर किसी लेयर का है तो पूछा जाता है, इसे कहते हैं केनेली हीविसाइड लेयर। केनेली हीविसाइड परत भी इसे कहा जाता है ई लेयर को, जो कि डी के ऊपर वाली लेयर है। इसमें मध्यम और लघु दोनों तरह की रेडियो तरंगें होती हैं। ई लेयर में लघु और मध्यम दोनों होती हैं। अभी हमने डी में देखा था केवल दीर्घ होती है। आगे बात करेंगे, यही जो है ई लेयर किसके लिए जिम्मेदार होती है, जो ऑरोरा लाइट्स होती है, ध्रुवीय प्रकाश जो दिखाई देता है। नॉर्वे वगैरह में जाके देखिए तो लोग देखने के लिए इसको जाते हैं, बहुत अच्छा प्रकाश बनता है आकाश में। तो उत्तरी ध्रुव पे इसे कहते हैं ऑरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव पर कहते हैं इसे ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। तो ये किस परत के कारण होता है, तो आयन मंडल की ई लेयर के कारण ये परत बनती है। ये जो मतलब लाइट है, ध्रुवीय प्रकाश, ये बनता है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे एफ लेयर क्या होती है। एफ लेयर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे कहते हैं एप्लेटन लेयर। एप्लेटन लेयर जो है इसमें कौन सी तरंगें होती हैं, तो इसमें लघु तरंगें, सबसे ज़्यादा इसमें लघु तरंगें होती हैं। इसके अलावा मध्यम भी होती हैं। तो यहाँ से लघु तरंगें और मध्यम तरंगें परावर्तित होती हैं। आगे बात करेंगे जी लेयर की। यहाँ पे इसका अन्य नाम जरूर याद रखिएगा, एप्लेटन कहते हैं इसको। जी लेयर जो है सबसे ऊपरी तरंग है, ऊपरी परत है। सबसे ऊपरी परत कौन सी है, जी लेयर। और इसमें लघु मध्यम दीर्घ सभी तरह की तरंगें जो हैं परावर्तित हो सकती हैं जी लेयर से। ये वाला जरूर याद रखिएगा, जी लेयर, इसमें लघु मध्यम दीर्घ सभी तरह की तरंगें जो हैं परावर्तित हो सकती हैं जी लेयर से। आगे बात करेंगे वायुमंडल की, जो सबसे लास्ट वाला मंडल है, ये 640 से 1000 किलोमीटर तक होता है। इसे एक्सोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जो है विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है। विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं वायुमंडल में। और सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी पाई जाती है। यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन सबकी अलग अलग परत पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। इसके अलावा इसके बाद अगर हम 1000 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे, जो वायुमंडल है वो विरल होता जाएगा। सभी लेयर्स खत्म हो गई, वायुमंडल बहुत विरल हो गया है। इसके बाद हम अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं, वायुमंडल का प्रभाव खत्म हो जाता है। ये हो गया वायुमंडल। आगे अभी और चीज़ें हैं। सूर्य का पृथ्वी से, सूर्य से जो ताप हमारे पास पहुंचता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पृथ्वी से जो है 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी से दूरी की बात करें तो 15 करोड़ किलोमीटर है सूर्य। इसके अलावा सूर्य किरणों की पृथ्वी पर आने की दर कितनी है, किस रेट से मतलब आती है, जो किरणें आती हैं किस स्पीड से आती हैं, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं। अब सूर्य की किरणों का जो सूर्य की जो परत होती है, उसकी बाहरी जो परत होती है उसे कहते हैं फोटोस्फीयर। इसका तापमान पूछ लिया जाता है तो बहुत ज़्यादा तापमान होता है इसका, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है फोटोस्फीयर का। अब पृथ्वी पर सूर्य ताप की जो मात्रा होती है और प्रति इकाई क्षेत्रफल मुख्यतः किन कारकों पर निर्धारित होते हैं। पृथ्वी पर जो सूर्य का ताप आएगा वो कहाँ पे कितनी मात्रा उसकी पहुँच रही है, ये किस पे डिपेंड करता है। इस तरह के क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं। तो ये धरातल पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों का झुकाव, अगर मान लीजिए अगर पृथ्वी गोल है तो ये वाला जो भाग है यहाँ पर हमेशा तिरछी किरणें पड़ेंगी, यहाँ पर हमेशा सीधी किरणें पड़ेंगी भूमध्य रेखा पर। तो झुकाव पर निर्भर करता है सूर्य की किरणों का झुकाव कितना है। इसके अलावा दिन की लंबाई और धूप की अवधि कितनी है, कहाँ पे धूप जो है ज़्यादा समय के लिए रहती है। तो सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा समय के लिए रहेगी, तो सबसे ज़्यादा सूर्य की मात्रा मतलब धूप की मात्रा यहीं पे प्राप्त होगी। सबसे ज़्यादा ताप जो है भूमध्य रेखा पर प्राप्त होता है और यहाँ पर कम प्राप्त होता है। वायुमंडल की पारगम्यता कितनी है, वायुमंडल में जो है कौन सी गैसेस ज़्यादा हैं। अगर ओजोन लेयर मान लीजिए ख़त्म हो गई तो परावैंगनी किरणें सीधे पड़ती रहेंगी। अगर होल वगैरह जो हो जाता है सीधे सीधे तापमान नीचे तक आने लगेगा, फिर वही स्किन कैंसर वगैरह की जो प्रॉब्लम हो जाती है। तो वायुमंडल की पारगम्यता कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है कि सूर्य की हमारी किरणें जो हैं कितनी पृथ्वी पर आएंगी। आगे बात करेंगे तापमान में विषमता के कारण। तापमान में विषमता किस किस कारण से होती है, तो अक्षांशीय वितरण के कारण होती है। जो अगर ये अक्षांश है 0 डिग्री है, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे यहाँ पे हम 90 डिग्री पे पहुँच जाएंगे। तो 90 डिग्री पे जो है हमारा तापमान कम हो जाएगा और ये वाली जो 0 डिग्री यहाँ पर तापमान ज़्यादा रहेगा।
इसके अलावा सिर्फ यही एक कारण नहीं, अक्षांशीय वितरण, ऊंचाई भी एक कारण है। जैसे जैसे किसी पहाड़ वगैरह पे जाते हैं, वो किसी भी अक्षांश पर स्थित हो, जैसे किलिमंजारो जो है, जो कि अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में जो है किलिमंजारो तंजानिया में, तो वहाँ पे हमें तापमान, वैसे अगर अक्षांश की बात करें तो वहाँ पे तापमान ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन किलिमंजारो पे बर्फ़ पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है। इसके अलावा स्थल और जल का प्रभाव, कोई समुद्र के किनारे जो घर होगा, जो लोग रहते होंगे, उनको कम गर्मी ठंडी लगती होगी, क्योंकि जल जो है जल्दी जल्दी गर्म, जल्दी जल्दी ठंडा नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है उसको ठंडा होने में, बहुत टाइम लगता है गर्म होने में। तो जब तक गर्मी आती है उसका जल थोड़ा है ठंडा ही रह जाता है, तो इसलिए जो है स्थल और जल का प्रभाव भी रहता है ताप विषमता में। समुद्री धाराएं जो भी है तापमान की विषमता का कारण बनती हैं। जैसे कोई एरिया अगर गर्म है, दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो एरिया गर्म है, लेकिन वेंगुएला की जब धारा आती है, ठंडी धारा आती है, तो वहाँ का मौसम जो है पूरा ठंडा हो जाता है। तो समुद्री धाराएं भी जो है ताप विषमता का कारण बनती है। प्रचलित पवनें, जो स्थानीय कुछ पवनें होती हैं, वो सभी भी, जैसे मिस्ट्रल पवन है जो यूरोप में चलती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो प्रचलित पवनें जो है ये तापमान विषमता का कारण बनती है। अगर वो किसी भी अक्षांश पर स्थित हो, कहीं भी स्थित हो, लेकिन ये हवाएं जो हैं वो तापमान को वहाँ पे अलग कर देती हैं कुछ समय के लिए। आगे बात करेंगे वायुमंडल का शीतलन और ऊष्मन किस किस कारण होता है। तो सूर्य तप से यहाँ पे ऊष्मन होता है। इसके अलावा संचालन से होता है ऊष्मन और शीतलन। संचालन से किस तरह से होता है? जैसे कोई छड़ है, मान लीजिए लोहे की छड़ है, तो एक सिरा अगर हम गर्म करेंगे तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। वायुमंडल में भी इसी तरह होता है कि अगर कोई हवा गर्म है तो वो ऊपर उठती है, उसके बाद जहाँ पे ठंडी होती है वहाँ पे चली जाती है, और इस तरह से हवाएं जो गर्म होती हैं वो हल्की हो जाती हैं, उसके बाद जाने लगती हैं, कवर करने लगती हैं एरिया को, ठंडी हवाएं नीचे बैठने लगती हैं और एक दूसरे को धीरे धीरे गर्म कर देती हैं। विकिरण में यही चीज़ें होती हैं। विकिरण में मान लीजिए किसी पानी को गर्म किया गया, उसको कुछ समय के लिए ऐसे खुला छोड़ दिया गया गिलास में, कुछ समय के बाद जो है वो ठंडा हो जाता है। तो वैसे ही पृथ्वी भी होती है कि विकिरण जो सूर्य से हमारा जो ताप पृथ्वी पर प्राप्त होता है, और रात में वही जो चीज़ें जो है दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में वापस चली जाती हैं और फिर से पृथ्वी ठंडी हो जाती है, और एक तापमान जो है मेंटेन रहता है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड औसतन तापमान हमारा पृथ्वी का मेंटेन रहता है। संवहन क्या होता है? तो जैसे कोई गर्म हमने गिलास में पानी रखा, वो ऊपर उठा, ऊपर उठने के बाद जो बूंदे वगैरह बन के जो नीचे गिर जाता है, तो वो संवहन के रूप में जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर उठने लगती हैं और जो ठंडी हवाएं वो नीचे बैठने लगती हैं, तो ये संवहन का प्रभाव पड़ता है यहाँ पर। तो ये चार चीज़ें हैं जो कि ऊष्मन और शीतलन में सहायक होती हैं। सूर्यताप, संचालन, विकिरण और संवहन। कई सारी चीज़ें आपको ऑप्शन में और मिल जाएंगी, लेकिन यही चीज़ें जो हैं सही होंगी। नेक्स्ट बात करेंगे तापमान का व्युत्क्रमण या प्रतिलोपन क्या होता है। नॉर्मली हम देखते हैं तो नीचे से ऊपर जाने पे तापमान जो है कम होने लगता है, ठंडी होने लगती है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। लेकिन अगर ऊंचाई के साथ जो है तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगे, ऊपर जाने पर तापमान बढ़ रहा है, तो इसी के कहेंगे व्युत्क्रमण, इसी को कहा जाता है, प्रतिलोपन इसी को कहते हैं। और ऐसी स्थिति जो कब बनती है? जब स्वच्छ आकाश रहता है, आकाश साफ रहे, शुष्क हवा रहे, मतलब सूखी हवा, जो आर्द्र हवा ना रहे, मंद समीर मतलब धीरे धीरे हवा चल रही है, तो ऐसी जब दशाएं बनती है तब यही जो है व्युत्क्रमण का कारण बनती है। ऐसी स्थिति में व्युत्क्रमण जो है उत्पन्न होता है, और ऐसी स्थिति जब बन जाती है उसके बाद बहुत कोहरा पड़ता है। ये चीज़ें याद रखिएगा, स्टेटमेंट वाइज या किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है जब ये प्रतिलोपन की स्थिति होती है। अब इसी से रिलेटेड दो तरह की हवाएं होती हैं, जैसे केटाबेटिक पवन। अब केटाबेटिक पवन क्या होती है? मान लीजिए एक पर्वत है, नीचे ये घाटी बनी हुई है, तो ये वाला स्थान जो है, ये वाला एरिया, ये जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ये जो है ठंडा होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, दिन में ये सूर्य तप प्राप्त करता है। ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ी ज़्यादा, और ये खूब सारी यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ी, और ये जो है रात को सभी किरणों को अपने इसने जो है रिलीज कर दिया। जो विकिरण का प्रभाव होता है, रात को सभी किरणें यहाँ पे रिलीज हो गई, और यहाँ से जब गर्म वाली हवाएं ऊपर को चली गई, तो जो ठंडी हवा थी, ठंडी हवा सड़क के नीचे आ गई और घाटी में खूब ठंडी पड़ने लगी। ये वाला जो एरिया था, यहाँ पे खूब ठंडी पड़ने लगी। अब यहाँ पे जो खूब ठंडी पड़ने लगी, ये वाली हवाएं जो ऊपर से नीचे आई हैं, इन्हीं को कहते हैं केटाबेटिक पवनें। ठंडी और भारी हवाएं जो खिसक कर घाटी में पहुंच जाती हैं, उन्हें केटाबेटिक पवनें कहते हैं। अब यही जो नीचे घाटी में भी कुछ हवा होगी पहले से, जो कि इससे जो है ऊपर से जो नीचे आ रही ठंडी हवा, इससे थोड़ी ये गर्म होगी, तो ये गर्म वाली हवाएं इसको कवर करने के लिए, इस स्थान को कवर करने के लिए ऊपर जाने लगती हैं। तो इस तरह से ऊपर जो है गर्म हो जाता है, नीचे ठंडा हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, ऊपर नीचे से ऊपर जाते टाइम जो है ठंडा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये ठंडी हो गई, घाटी ठंडी हो गई, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो नीचे वाली जो घाटी की गर्म हवाएं थी वो ऊपर चढ़ने लगी, तो इसी को कहेंगे एनाबेटिक पवनें। घाटी की गर्म हवाएं जो ऊपर उठकर ऊपरी ढलानों पर चली जाती हैं, उन्हें एनाबेटिक पवनें कहते हैं।
तो नॉर्मली हमने देखा होगा पहाड़ वगैरह पे तो घर जो है ऊपरी ढलानों पर बने रहते हैं। ढलान पे बहुत सारे घर बने रहते हैं क्योंकि घाटियाँ ठंडी होती हैं और ढलान जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, इसी कारण एनाबेटिक पवनों के कारण। अब आगे देखेंगे रुद्धोष्म अथवा एडियाबेटिक ताप परिवर्तन किसे कहते हैं। तो रुद्धोष्म प्रक्रम अक्सर पूछा जाता है जब कोई वस्तु ना तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे और ना ही बाहरी माध्यम से ऊष्मा ले, लेकिन फिर भी उसका तापमान जो है चेंज हो जाए, तो ऐसा जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं रुद्धोष्म परिवर्तन। अब इसका कारण क्या है, क्यों तापमान में परिवर्तन हो जा रहा है बिना ऊष्मा लिए दिए। जब गर्म हवा ही हमेशा ऊपर उठेगी, तो जब गर्म हवा जो है ऊपर उठती है तो उसमें फैलाव हो जाता है, फैल जाती है और उसका तापमान और उसकी ऊष्मा दोनों कम हो जाती है। अगर गर्म हवा यहाँ से उठी तो फैल जाएगी चारों तरफ, उसका तापमान में भी कमी आ जाएगी। यहाँ पे फैलने पे उसकी जो ऊष्मा है उसमें ह्रास होने लगता है और फैलेगी तो ह्रास होगा ही। तो इस तरह से ही जो है रुद्धोष्म प्रक्रम इसी को कहा जाता है। जब गर्म हवा ऊपर उठती है उसके बाद फिर वो फैल जाती है, उसका आयतन में भी कमी आ जाती है, उसके ताप में भी कमी आ जाती है, वही है रुद्धोष्म प्रक्रम। यही इसकी डेफिनेशन हो जाती है, ना तो बाहरी माध्यम से ऊष्मा लेती है ना देती है, फिर भी उसके तापमान में परिवर्तन हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। वीडियो अगर पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।